नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। जब मुंबई दिल्ली के मीडिया में जस्टिन बीबर छाए हुए थे और लाखों रुपए खर्च कर उनके कार्यक्रम में मुंबई जाने वालों के इंटरव्यू छप रहे थे, उस वक्त पश्चिम यूपी के सहारनपुर में दलितों के गांव शबीरपुर को जलाया जा रहा था। पुलिस की मौजूदगी में घर के घर उजड़ गए, साइकिलें, डब्बों में रखा राशन, कढ़ाई में बनी सब्जियां, अम्बेडकर की किताबें और बच्चों के बस्ते भिजल कर खाक हो गए। महज 20 दिनों में तीसरी बार सहारनपुर का यह इलाका सुलग रहा था। देश के कथित राष्ट्रीय मीडिया के मुख्यालयों से इस इलाके की दूरी महज 180 किलोमीटर की, पर मीडिया दिल्ली सरकार के हटाए गए एक मंत्री की बागी अदाओं पर फिदा था। 3 तलाक की उबाऊ बहसों से टीवी चैनल अटे पड़े थे। गोया कि भारतीय मुसलमान की सबसे बड़ी समस्या 3 तलाक हो, जबकि इस समुदाय में महज 0.56% तलाक होते हैं। बहरहाल, हम आज के मीडिया मंथन में अपने को सहारनपुर के मीडिया कवरेज तक सीमित रखने की कोशिश करेंगे ताकि विषय के साथ न्याय हो सके। आज की चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 4 खास मेहमान। हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू कॉलेज में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर रतन लाल जी। हमारे साथ हैं अभिज्ञान प्रकाश, एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक। हमारे साथ हैं अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर विनोद अग्निहोत्री, और साथ में हैं शंभू कुमार सिंह जो नेशनल दस्तक के संपादक हैं। आप चारों का स्टूडियो में स्वागत है। शुरुआत करते हैं शंभू, हम आपसे, क्योंकि आप सहारनपुर से लौटे हैं। शबीरपुर में आपने काफ़ी रिपोर्टिंग की है। हम बिल्कुल ये समझना चाहते हैं कि आपने जो वहाँ देखा, और जब देश के बड़े चैनलों, बड़े अखबारों को देखा, कुछ एक अपवादों को छोड़कर, तो क्या आपके दिमाग में छवि उभरती है? क्या वाकई सहारनपुर ऐसा कुछ नहीं वहाँ था जो देश के मीडिया में जिसकी छवियाँ दिखाई जाएं, जिसकी रिपोर्टिंग हो? उर्मिलेश जी, मैंने बाथे नरसंहार के बारे में सुना था, जो जातीय हिंसा थी। काफ़ी दिनों बाद मैं सहारनपुर पहले भी गया था जब मुस्लिम और दलित के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट की कोशिश हुई थी। वो थोड़ा सा उतना ज़्यादा मुझे अंदर से हिलाया नहीं था, लेकिन जब मैं गया शबीरपुर गांव और जब मैंने देखा 40 से 50 घर होंगे दलित समाज के, कोई ऐसा घर नहीं था जिसके दरवाजे नहीं टूटे हुए हों। और दरवाजे जो लकड़ी के थे वो टूटे हुए थे, जो लोहे के दरवाजे थे, जो ग्रिल थे, उनको तोड़ दिया गया था। बाइकें जला दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर किया गया हो। मोटरसाइकिल को टारगेट किया गया था। सारे घर के टेलीविज़न तोड़ दिए गए थे। बेड जला दिए गए थे। गेहूँ, जो अभी गेहूँ का मौसम है, गेहूँ कटाई होकर घरों में आ जाता है अनाज, उसको मिट्टी पर बिखेर दिया गया था। और सबसे खास बात कि जो हैंडपंप होते हैं उनको तोड़ दिया गया। हर घर के हैंडपंप को तोड़ दिया गया। और आप ताज्जुब कर, पानी न पी सकें। पता नहीं उनकी क्या मोटिव होगी, वही बताएंगे। लेकिन जो हैंडपंप तोड़े गए थे, क्योंकि जब आप किसी को मारने जाते हैं तो उसके साथ आप बदतमीजी करते हैं, लड़ाई करते हैं, उसको काटते हैं। इस तरह के पहले तो घर में तोड़ फोड़ हुई। महिलाओं ने बताया जिनके घर में शादियाँ थी, उनके गहने लूट लिए गए, पैसे लूट लिए गए। बच्चे जो हैं, वो जो हमारे घर में जो बेड होता है, बेड के नीचे जो एक मतलब बक्से जैसा बना होता है जिसमें हम गर्मी के कपड़े रख देते हैं या सर्दी के कपड़े रख देते हैं, उसमें बच्चों को छुपाया गया था। उसमें बच्चे बचे। उसके बाद 1, 2, 3, 4 परिवार होता तो एक बात है। पूरे के जितनी दलित कम्युनिटी के लोग थे, जितनी घरें थी, सारे घरों में दरवाजे तोड़ दिए गए, आगजनी की गई। जो चारा होता है जानवरों का, उसमें मतलब उसको फूंक दिया गया। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई ऐसी महिला नहीं मिली मुझे जिसके शरीर पर तलवार के कट ना हो, डंडे से के जख्म ना हो। और एक तो इतनी विदारक थी, जो 13 लोग सहारनपुर अस्पताल में भर्ती है। मैं वहाँ से अस्पताल पहले गया था। एक महिला ने मुझे बताया कि मेरी स्तन काटने की कोशिश हुई। किसी के हाथ टूटे हुए हैं, किसी के पैर तोड़े गए हैं, सर पे 14-14, 15-15 टाँके लगे हुए हैं। इस तरह की स्थिति है। लेकिन विनोद, जो शंभू अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं वहाँ के बारे में, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, आमतौर पे इस तरह के जघन्य अपराध जब होते हैं, सामूहिक हमले होते हैं, हमेशा टेलीविज़न चैनलों में, अखबारों में एक जुमला हमेशा उछलता रहा है, जंगल राज, जंगल राज। गुंडा राज। जंगल राज उत्तर प्रदेश संदर्भ में गुंडा राज और बिहार संदर्भ में जंगल राज। उत्तर प्रदेश में भी जंगल राज ही कई बार उभरता था, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ इस बार जंगल राज जैसा जुमला उछला ही नहीं। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था रिपोर्ट्स को पढ़कर, और टेलीविज़न चैनल तो देख रहा था उस वक्त जब कोई खबर नहीं आ रही थी। जस्टिन बीबर थे और मंत्री थे, जैसा कि मैं पहले भी बताया इंट्रोडक्शन में।
क्या आपको लगता है, आखिर क्या वजह है कि इतने नज़दीक का घटनाक्रम है, इसके लिए आपको बस्तर भी नहीं जाना है, नागालैंड नहीं जाना है, मणिपुर नहीं जाना है, इतनी बगल के घटनाक्रम को आखिर कवर क्यों नहीं किया गया? उर्मिलेश जी, अगर यही घटनाएं उत्तर प्रदेश में मायावती के शासन में या अखिलेश या मुलायम सिंह के शासन में होती, और आज के संदर्भ में अगर मैं कहूँ अगर कांग्रेस के शासन में भी होती किसी राज्य में, तो शायद आप टेलीविज़न के पर्दों पर जंगल राज और अराजकता और तमाम सारे जुमले वाली तमाम रिपोर्ट्स देख रहे होते, बहसें होती पूरी। क्योंकि अभिज्ञान यहाँ बैठे हुए हैं, टीवी में हमारे साथ बहुत दिन की डिबेट होती रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे मीडिया में, उसमें अखबार भी शामिल हैं। अब मैं अखबारों को भी बरी नहीं करूँगा, कुछ अखबारों को अपवाद छोड़ दीजिए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार है जिसने अच्छी रिपोर्टिंग की है। बेहतरीन रिपोर्ट बेहतरीन मुझे रिपोर्टिंग की मुझे है। शाबाशी देनी चाहिए और सबको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये एक अखबार जिसने जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। सहारनपुर के एक एक वाकये को रेखांकित किया है, जिस तरह नेशनल दस्तक ने उन्हें ये कुछ विजुअल याद में किया दिलाती है उस दौर की जब हम लोग रिपोर्टिंग किया करते थे, नवभारत टाइम्स जनसत्ता के दिनों की कहानी। हाँ, उन दिनों की जब फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करते थे। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत रिपोर्टिंग की है। दरअसल इस इलाके का पहले तो सामाजिक समीकरण समझिए, इस इलाके में दलित जो है वो एम्पावर्ड है, वो उस तरह का दलित नहीं है, बहुत कमज़ोर नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज क्षेत्र रहा है, ग्रीन रिवोल्यूशन की बेल्ट रही है, यहाँ कुछ ज़मीन होल्डिंग्स भी है उनके पास। इसके अलावा सरकारी फैक्ट्रियाँ, नौकरी पेशा अर्बनाइज भी हुआ है, तो वो उस तरह से निर्भर नहीं है तमाम सारी जो बड़ी जातियों और खेतिहर जातियों पर। तो कई बार जब कोई घटना होती है तो प्रतिरोध करता है, जब प्रतिरोध करता है तो जाति संघर्ष का रूप लेती है। और इसीलिए आप देखिए कि उस घटना के बाद दलितों ने भी जिस तरह सहारनपुर में एक ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के लोगों को जान बचा के भागना पड़ा, तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध भी है। इसके बावजूद ये मीडिया की सुर्खी उस तरह से नहीं बनी जैसी कि बननी चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात लगता है कि हमारा मीडिया इन सब मामलों में उसका एक सेलेक्टिव अप्रोच है, कि उसके लिए शायद जस्टिन बीबर बड़ी खबर है इस समय, ट्रिपल तलाक बड़ी खबर है, कपिल मिश्रा बड़ी खबर है, जबकि मुझे लगता है कि शायद सहारनपुर की घटना और लगातार उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद सहारनपुर शांति नहीं हुआ। 20 दिन में 3 बार सुलगा और सहारनपुर। जिस चीज का आप देखिए, अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की खबरें आई थी मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से, अब ये जातीय संघर्ष की खबरें वहां बढ़ गई हैं। और मुझे लगता है कि और सहारनपुर जिले की एक खास बात और है कि वहाँ दलितों की आबादी उत्तर प्रदेश के सारे जिलों से सबसे ज़्यादा है। अगर आप सेंसस को देखें, कमोबेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा तो है ही वो, ये भी एक बहुत। तो और ये पहली घटना, जब मैं नवभारत टाइम्स में था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तब भी इस तरह की घटनाएं वहाँ संघर्ष की होती थी और दलितों का प्रतिरोध मुखर रूप से सामने आता था। आपको याद होगा मायावती ने अपना जो चुनाव जो है हरिद्वार से लड़ा था, हरिद्वार उसमें सहारनपुर जिले का हिस्सा होता था जब बसपा अपने शुरुआती दिनों में थी। तो दलितों का एक बड़ा शक्ति केंद्र है सहारनपुर। हम किसी एक चैनल, एक अखबार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल अगर सोशल मीडिया पर आप जाइए, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, खासकर सबाल्टर्न जो समाज है वहाँ से ये आवाज़ लगातार उठा रहे हैं कि आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों इतना सेलेक्टिव हो रहा है अपने कवरेज में। सबका अपना अपना मॉडल है, मैंने पहले भी कहा, और वो उसके हिसाब से अपने न्यूज़ का सिलेक्शन करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सहारनपुर को वो जगह नहीं मिलती है तो बहुत दुख की बात है। और पहली चीज़ जो होनी चाहिए थी सहारनपुर के मामले में, वो योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना चाहिए था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो संविधान के हिसाब से स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर ये नहीं हुआ है तो ये बहुत गंभीरता से अपनी तरफ देखने की ज़रूरत है। बार बार चर्चाएं करके, डिबेट करके क्या निकलेगा भाई? आप जो सिलेक्शन का प्रोसेस अपनी खबरों का बना रहे हैं, उसी से आपके चैनल का स्वरूप निकल कर आएगा। तो ये लोगों को अपनी तरफ देखने की ज़रूरत है। मैं इस बात का एडवोकेट नहीं हूँ कि आप जस्टिन बीबर को मत कवर करिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक सिस्टम में 24 घंटे के चैनल के 20 पन्नों के अखबार के अहमियत तो आप ही तय करेंगे ना। जो आपके सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, उसको जो परिभाषित कर रहा है, अहमियत वो तय करेगा। मेन स्ट्रीम चैनल्स में एक भी बड़ी खबर नहीं रही, एक भी बड़ी डिबेट नहीं। मेन स्ट्रीम चैनल्स में मैंने आने से पहले आपके प्रोग्राम में चेक किया था, उन्होंने उसको कवर किया, लेकिन सही बात है, जो फोकस उसको दिया जाना चाहिए था वो नहीं था। दूसरा क्या होता है कि भाई अब हम कब तक कहेंगे, और उर्मिलेश जी आप सब, हम लोग बड़ा अरसा देख चुके हैं। अब ये चटकारे वाली बहस का जो परंपरा है, अब सहारनपुर पर चटकारे वाली बहस ही नहीं होगी जब तक कि हम दलित वर्सेस ठाकुर वर्सेस मुस्लिम वर्सेस रीजन नहीं कराएं। तो अब वो उस रियलिटी से इतना ज़्यादा लोग इम्पैक्टेड हैं। मैं दूसरा पॉइंट ज़रूर आपसे थोड़ा सा वक्त लूँगा करने के लिए।
कपिल मिश्रा का आपने पॉइंट रखा कि क्यों इतना ज्यादा फोकस नहीं, है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कवर नहीं होना चाहिए कपिल मिश्रा नहीं, इशू, बड़ा अच्छा point केजरीवाल है। इशू, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सहारनपुर का जो इशू है बड़ा अच्छा point इन है। चीजों के मुकाबले दोनों कहीं का- था ही नहीं। हाँ, दोनों का हमारा तो ये कहना है दोनों संतुलन का- होना चाहिए। एक संतुलन होना चाहिए, एक संतुलन औसत होना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसे पॉलिटिशियंस जो हैं, चूंकि वो दिल्ली की राजनीति कर रहे थे, मैं आज ये भी पूछना चाहता हूं कि जब वो बैठते थे आंदोलनों पे या धरने पे या जिस पे भी, जी। तब भी बुंदेलखंड की समस्या थी, तब कौन कवर करने कोई नहीं कवर जा रहा करता था। था। जी। तो इसीलिए उनके लोग जब उनको आरोपित कर रहे हैं तो नेचुरल है कि वो फोकस वापस उनकी पार्टी के ऊपर लेकिन आएगा। रतन लाल जी, आप हिस्ट्री के केवल प्रोफेसर ही नहीं हैं, बल्कि सामाजिक आर्थिक मामलों को बहुत नज़दीक से ग्रास रूट लेवल पर जाकर देखते भी हैं। आपने सहारनपुर को कैसे देखा है? जैसा विनोद कह रहे हैं कि इस इलाके में जो दलित हैं काफ़ी एम्पावर्ड हैं, बिहार के मुकाबले, छत्तीसगढ़ के मुकाबले, मध्य प्रदेश के इवन मुकाबले, बुंदेलखंड के मुकाबले। लेकिन हम समझना ये चाहते हैं कि आमतौर पे सहारनपुर की जो असलियत आई है सामने अखबारों में, ये देखा जा रहा है कि वहाँ लैंडलेस काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग जो हैं पशुपालन पर आधारित हैं। क्या लैंड इशू भी एक बड़ा इशू है इस इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं जो फ्यूडल डोमिनेंस है गांव में, जो संरचनात्मक जो दबाव हैं वो भी काम करते हैं प्रशासन पर भी, और जो अगड़ी जातियां कही जाने वाली हैं समाज में, उन पर भी? सबसे पहले उर्मिलेश जी, आपको शुक्रिया कि आपने कम से कम सहारनपुर के बहाने इस लार्जर इशू को आपने इस पे मीडिया मंथन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। एक तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लैंड बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू रहा है। दलित जहाँ जहाँ दलित एट्रोसिटीज़ होती है, वायलेंट एट्रोसिटीज़, उसमें भूमि का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा, चूँकि मीडिया मंथन का प्रोग्राम है, तो मैं थोड़ा सा मीडिया पे आपको बिल्कुल ले जाना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पीएचडी की है, तो एक उसमें एक पूरा चैप्टर मैंने पाटलिपुत्र अखबार पे लिखा है। 1914 में पटना से निकलती थी, और पहले मैं सोचता था, जब बिहार में देखता था कि रणवीर सेना और चाहे तमाम अभी 20-30 साल से देख रहा हूँ कि दलित इश्यूज़ को वो स्पेस नहीं मिलता, तो पहले थोड़ा अचंभित होता था। लेकिन अब मैं मान के चलता हूँ कि नहीं मिलेगा स्पेस, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मीडिया भी है वो समाज का ही बाई प्रोडक्ट है। जो डोमिनेंट सेक्शन है समाज का, उसी का बाई प्रोडक्ट है। और नॉर्थ इंडिया जहाँ तक हम देख रहे हैं, और 19वीं सेंचुरी पे मैंने काम किया है, तमाम इलाहाबाद, बनारस और पटना आप देख लीजिए, जो हिंदी मूवमेंट का पूरा बेल्ट रहा है। तो लार्जली मैं कह रहा हूँ, अमूमन जो भारतीय जो नॉर्थ इंडियन मीडिया है, वो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के मोड से भी बाहर नहीं निकला है। चूँकि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में एंटी मुस्लिम फीलिंग भी था और एंटी दलित फीलिंग भी था, तो आपको वो रिफ्लेक्शन मीडिया, चाहे जितना भी आप हाई टेक्नोलॉजी आप लगा लीजिए, जहाँ पे मीडिया में जात पूछे बगैर, जाने बगैर, कम से कम कह लीजिए जाने बगैर नौकरी नहीं मिलती है। तो ये सब खुली सच्चाई हम सब जानते हैं। 2 दशक हमने भी पढ़ा लिया, कई मीडिया के तो इसका क्या कवरेज पर भी असर पड़ रहा है इस सच्चाई का? जाहिर है, जो सोच लेकर आप जाएंगे मीडिया घराने में, जो काम करेंगे, वो सोच तो रिफ्लेक्ट होगा ना। और कई टीवी चैनल ऐसे, मैं तो देखता नहीं, खाली हेडलाइंस, 1-2 टीवी चैनल हैं, अभिज्ञान जी बैठे हुए हैं, हेडलाइंस देखता हूँ, वही इंपॉर्टेंट समाचार कोई दिखा तो देखता हूँ, अदरवाइज कई तो मदारी टीवी चैनल है। तो मदारी टीवी चैनल को ये कहते भी हैं कि हम 4th पिलर हैं स्टेट के, तो मुझे लगता है कि ये भी संविधान से पढ़े नहीं है, और इनकी समीक्षा होनी चाहिए कम से कम। सही कहा। 10 सेकंड की बात जोड़ना चाह रहा हूँ। कुछ समय के लिए मैंने काम से थोड़ा वक्त लिया था, और यकीन मानिए मैंने टेलीविजन नहीं देखा। और वक्त न लिया होता तो आप इस पर चर्चा कराते। हाँ, मुझे मालूम है। नहीं, मैं जानता हूँ। विज्ञान अगर होते तो चर्चा कराते, और शायद उस चर्चा में हम और उर्मिलेश दोनों बैठे भी होते। बड़ी बड़ी गहरी बात इन्होंने कही है। ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कुछ मिस किया, क्योंकि इररेलेवेंस जो इश्यूज की थाली में परोसी जा रही है, वो किस दिशा में जाएगी, अचंभित करने वाला है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन एक मैं चीज़ में थोड़ा सा जोड़ूं, ये जो बायस है, जो इसको कास्ट बायस या सोशल बायस कहें, ये सिर्फ जाति के प्रति नहीं है, ये सरकार को लेके भी। अगर मायावती की सरकार होती तो हेडलाइन ये होती कि मायावती के राज में भी सुरक्षित नहीं है दलित। उसका सोशल और कम्युनल दोनों डायमेंशन। अगर अखिलेश की सरकार होती तो ये होता कि अखिलेश राज में अब दलितों पर अत्याचार बढ़े, मतलब। लेकिन शंभू, आप जो ये एक बायसनेस, राजनीतिक बायस, पॉलिटिकल बायसनेस भी है। विनोद अभी जो कह रहे हैं बात, और अभिज्ञान जो अभी कहे हैं, और रतनलाल बोल रहे हैं, आप तो घटनास्थल पर थे कई दिन लगातार, आप अस्पतालों में भी गए, घरों में भी गए। शबीरपुर की घटना के बारे में, खासकर 5 तारीख की घटना के बारे में जो फैक्ट्स आ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस की खबरों को पढ़कर, आपके विजुअल्स देखकर, कि पुलिस मौजूद थी घटनास्थल पर,
जब मारा जा रहा था दलितों को, जब उनके घर जलाए जा रहे थे, जब विध्वंस का तांडव चल रहा था, पुलिस भारी संख्या में मौजूद थी। मैं जान सकता हूं कि पुलिस क्या कर रही थी? मैं एक बात पहले अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जो कह रहे हैं कि नेशनल चैनल वहाँ नहीं था, मैं 9 तारीख को गया था सहारनपुर, जिस दिन भीम आर्मी जिसकी बात कही जा रही है, जो गांधी पार्क और उसके बाद छात्रावास में और वो मल्ली पूरा के पास वो जमा हुए थे, जहाँ कुछ गाड़ियाँ जलाई गई। 5000 के करीब युवा थे जो दलित युवा थे भीम आर्मी। और मेरी जिस चंद्रशेखर आज़ाद की बात हो रही है, मेरी उससे बातचीत हुई, मैंने उसका इंटरव्यू भी किया था। तो मीडिया नहीं थी ये नहीं है। मैंने भी पीएल पुनिया गए हैं, मैंने रिपोर्ट मंगवाई है वहीं से, मीडिया से ही, मेन स्ट्रीम मीडिया के स्ट्रिंगर से। आज राज बब्बर जाने वाले हैं, मैं वो खबर भी मंगवा रहा हूँ नेशनल दस्तक के लिए। तो मीडिया वहाँ नहीं, संक्षेप में, हमारे पास समय कम है। हाँ। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर स्पॉट सारे चैनलों के लेकिन वो आपके मुताबिक चैनलों में दिखाया नहीं गया? नहीं, सारे चैनलों के स्ट्रिंगर्स वहाँ हैं, फुटेज है, वीडियोज है। जो डिसीजन मेकर लोग हैं, जो संपादक हैं, जो सीनियर प्रोड्यूसर हैं, वो अपने स्तर से फैसला करते हैं और वो खबर नहीं चलवाते हैं। मेरी बात मैं आपकी बात समझ गया। दूसरी बात जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्पेसिफिक इस सवाल का जवाब दें कि शब्बीरपुर में क्या पुलिस मौजूद थी? अगर थी और आपने घटनास्थल पर जाकर देखा तो पुलिस का क्या रोल था? क्या ये बात मीडिया में आई है? मैं घटना के दिन ही, मैं 9 तारीख को गया था सहारनपुर। जो वहाँ के सरपंच हैं, उनके बेटे से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे फादर ने 2 दिन पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि लोगों का जमावड़ा लग रहा है। जब मैं वहाँ गया, जो विक्टिम थी, महिलाएं थी, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आगे पुलिस वाले थे, पीछे पुलिस वाले थे जी। 5 दिन सुबह 10 बजे भीड़ आती है और वो शाम 5 बजे तक लगातार, क्योंकि 50 से 60 घरों में 10 मिनट 1 घंटा के अंदर हमला नहीं हो सकता है। एक एक महिलाओं को घर से खींच कर नहीं मारा जा सकता है, उसके लिए टाइम चाहिए। एक पुलिस वाला जिससे मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, उसने मुझसे तमाम अपनी नौकरी की और सारे हवाले दिए। उसने कहा कि भाई साहब, बताना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन बता नहीं सकता, क्योंकि मेरी नौकरी है, मेरी मजबूरी है। और ये सच्चाई है जो मुझे विक्टिम्स ने बताया, जो वहाँ के इंजर्ड लोग हैं उन्होंने बताया। मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन जो विक्टिम्स ने बताया उसके अनुसार आगे भी पुलिस वाले थे, पीछे वाले थे, और पेट्रोल बम बोलते हैं उसको, वो लिए हुए थे, तलवार था, और मतलब लोग फायरिंग कर रहे थे, गोलीबारी हुई। रतनलाल, मैं ये जो भी ब्यौरा ये दे रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है एक समाजशास्त्री हिस्टोरियन के रूप में, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कोण भी है, कोई पॉलिटिकल एंगल है क्या? क्योंकि चुनाव तो खत्म हो गए, शायद नगर निगम वगैरह के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव आने वाले हैं, लेकिन इसमें एक नया पहलू उभरता है कि जुलूस निकालना, शोभा यात्राएं निकालना महापुरुषों के नाम पर, कोई नेशनल, कोई रीजनल, कोई जातीय ध्वजवाहक इत्यादि इत्यादि। ये जो ट्रेंड है, क्या प्रशासन इनके लिए एक अख्तियार नहीं कर सकता है, एक नज़रिया कि भाई हम कब निकालने दें, कब न निकालने दें, क्यों निकालने दें किसी भी बात पर शोभा यात्रा? झारखंड में हमने देखा है, जबकि रामनवमी के जुलूसों में हमेशा दंगे होते रहे हैं। तो ये जो हिस्ट्री है, क्या लोगों के सामने नहीं है? क्या आपको लगता है कि मीडिया का दबाव नहीं है, मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है इन चीज़ों को, इसलिए ये हालात खराब हो रहे हैं? ये जो प्रश्न है ना, ये मल्टीपल एंगल है, इसमें एक एंगल से नहीं देख सकते हैं। और जो मैंने काम किया 1914 की अखबार का मैंने हवाला दिया, पाटलिपुत्र पटना से निकलती थी, और जो मैं एक पूरा कंटिन्यूटी जो ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मीडिया ऐसे ही रहा है कि उस समय भी जब अखबार आज़ादी की लड़ाई के पहले, आज़ादी के लड़ाई के दौरान का मीडिया और आज के मीडिया में कंपैरिजन रतनलाल नहीं हो सकता। ठीक है, आज के हाईली कैपिटलाइज्ड मीडिया में टीआरपी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ सोशल एंगल से कि उस समय भी अगर आप अखबारों को उठाकर देखेंगे तो भूमिहार, ब्राह्मण सभा के प्रोमिनेंट आपके पूरे मिलेंगे उस पर रिपोर्टिंग से, और दलित पिछड़ा कहीं आपको अखबार में नजर नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ सर कि ये सिर्फ रिपोर्टिंग का मसला नहीं है, और इसमें कई तरह के एंगल्स हैं। और मुझे लगता है जो दलित प्रश्न है, चाहे जिस तरह से कम्युनलाइजेशन हो रहा है पूरे सोसाइटी का और कल्चर का, ये खाली पॉलिटिक्स उसका बाई प्रोडक्ट है। तो आपको जो इसके सवाल, इसके जवाब, आंसर कहीं और भी ढूंढने पड़ेंगे। और जाहिर है कि जो लोग जिस माइंडसेट के साथ जो मीडिया घरानों में जाते हैं, चाहे जो जुडिशरी में जाते हैं, या पार्लियामेंट में जाते हैं, या विधानसभाओं में जाते हैं, या एग्जीक्यूटिव में होते हैं, एसपी होते हैं, थानेदार होते हैं, तो आपने सिर्फ आपने प्लेटफॉर्म चेंज किया है, लेकिन माइंडसेट आपका तो वही है। लेकिन अभिज्ञान, जो बात शंभू ने बताई कि वहाँ सभी चैनलों के रिपोर्टर मौजूद थे, खासकर स्ट्रिंगर, खबरें वो लगातार भेज रहे थे, लेकिन खबरें प्रसारित नहीं हो रही थी। ये क्या पहलू है? क्योंकि जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग,
ये फैसला लेने का जो सिस्टम और कहने में अब किसी को ना शर्माना चाहिए ना हिचकिचाना चाहिए। विनोद बैठे हैं, कमलेश जी आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ बरसों से। अब तो क्या ट्रेंड कर रहा है किस घंटे में ट्विटर पे, वो आपका बड़ा फोकस हो सकता है। अब नेचुरल है कि अगर विन डीजल भारत आ रहा है और जस्टिन बीबर आ रहा है तो ट्रेंड तो वो ज़्यादा कर रहा होगा, तो हो सकता है कोई महाशय उस ट्रेंड को देख के निर्णय कर रहे हैं। अब सहारनपुर जो है, जैसे पुरानी बात इन्होंने उठा दी और बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने रखा है, तो अब दलित की कहानी और दलित के उत्पीड़न की कहानी तो ट्रेंड नहीं कर रही है। तो ये जो इसका नाम अब trendy हो ट्रेंड गया है, पिलर रख देना चाहिए, ट्रेंड लेकिन पिलर, एक नॉट सवाल फोर्थ ये ये पिलर। हकीकत है। और तो ट्रेन लेकिन विनोद बहुत महत्वपूर्ण बात अभिज्ञान ने कही कि ट्रेंड ट्विटर का नहीं ट्विटर चला तय होगा कर रहा है कि क्या बहस हो, क्या रिपोर्टिंग हो, फोकस कहाँ हो। लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, आपने ह्यूमन राइट्स की मैं बात की। एक सेकंड का पॉइंट, सॉरी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हो। जब वो बता रहे हैं और फिर मैं आ रहा हूं, क्योंकि पता नहीं कितने अनगिनत प्रोग्राम मैंने अखिलेश यादव की गवर्नमेंट के समय किए थे, लॉ एंड ऑर्डर पे विनोद साथ में थे। सबसे पहला कार्यक्रम मेरी नजर में ये होना चाहिए था, रोल ऑफ द गवर्नमेंट, पुलिस, जो नहीं आया। अब विनोद, मैं आप कह रहे थे कि उन दिनों कैसी रिपोर्टिंग होती थी, ग्रास रूट लेवल पे जाके रिपोर्टर लिखता था स्पॉट पे। आज टीआरपी की बात टेलीविज़न में होती है अक्सर। शब्बीरपुर की रिपोर्ट में अभी पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस की, जो अभिषेक अंगद नाम के एक रिपोर्टर की रिपोर्ट है। इसमें उन्होंने शब्बीरपुर के बबलू और बबली की कहानी लिखी है। बबलू और बबली वाइफ हस्बैंड है, और बबली को लकवा मारा है। लकवा मारने की वजह से वो कहीं और नहीं जा सकती। बबलू उनकी रखवाली करता है, उनकी देखभाल करता है। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन जो बबली की सेहत सुधर रही थी, अचानक फिर खराब हो गई, क्योंकि हमलावर जो थे पूरे घर को तहस नहस कर दिए। शायद उनके हेल्थ पर इसका असर पड़ा। उनके सारे बाल बच्चे भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन जोखिम लेकर ये दोनों गांव में रुके हुए हैं और अभी भी इस वक्त भी वहीं हैं। अब सवाल इस बात का है कि ये बार बार जानवरों को चारा खिलाने के लिए, अपनी बीवी की सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए एक घर में बंद हैं। उस घर में जाकर अभिषेक अंगद जो है रिपोर्ट करते हैं। क्या ये टीआरपी पर बड़ी कहानी नहीं हो सकती थी? निश्चित रूप से हो सकती थी उमलेश जी, बड़ी कहानी हो सकती थी। लेकिन जैसा कि अभिज्ञान ने भी कहा और प्रोफेसर रतनलाल जी ने कहा कि दो चीज़ें हैं। एक तो माइंडसेट, जो आप माइंडसेट कहाँ ले जाएंगे आप। हम लोग खुद न्यूज़ रूम में इसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं, उस जमाने में भी लड़ते रहे हैं जब मंडल आंदोलन चल रहा था और किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी मंडल और प्रो मंडल, एंटी मंडल को लेकर के, आपको याद होगा। तो एक तो वो, दूसरा ये जो ट्रेंड आज क्या हो गया है कि सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सोशल मीडिया हो गया है। कि सोशल मीडिया से न्यूज़ रूम गाइडेड है। पहले टेलीविज़न चैनल को देख करके अखबारों के न्यूज़ रूम तय करते हैं, सुबह का अखबार देख करके टीवी अपनी खबरें तय करता है। अब अखबार और टेलीविज़न दोनों सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक देख के तय करते हैं। तो समस्या वही आ जाती है। बबली और बबली इसकी कहानी जो है किसी भी उस रिपोर्टर के लिए जो फील्ड रिपोर्टिंग करता है, दिल दहलाने वाली, दिल और उसकी पकड़ की बात है। मैं खुद इस बात करता हूँ, लोकल रिपोर्टर के लिए शायद ये कोई घटना नहीं होगी। जो वहाँ स्ट्रिंगर है या संवाददाता है स्थानीय, मैंने कई बार इसको देखा है। जब मैं नवभारत टाइम्स में था तो मैं जाता था तो इस तरह की खबरें जब देखता था मुझे लगता था ये खबर क्यों नहीं है। तो मैं स्थानीय संवाददाता से पूछता था, उसको लगता था सामान्य सी बात है, अरे ठीक है वो बीमार है, वो चारा नहीं दे पा रही, हो गया। लेकिन जब दिल्ली से, लखनऊ से, पटना से कोई संवाददाता जाता है और जब उसको पकड़ता है तो वो खबर उसको ज़्यादा पकड़ में इसलिए आती है क्योंकि उस संवेदना के साथ वो जाता है, तभी वहां तक पहुंचता है। इसलिए मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि ये टीआरपी की बात भी बोगस है और एक से एक कहानियां हैं जो ग्रास रूट लेवल पर मिलेंगी, जो डाउन मार्केट जिसको कहा जाता है वहां पे मिलेंगी। लेकिन आप अप मार्केट को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आपको विज्ञापन मिलना है। आपको बहुत अच्छा पॉइंट, मैं जरूर जवाब इसका देना चाहूंगा। 50,000 बार मैं कह चुका हूं कि ज़्यादातर जो हमारे मुंबई के फिल्म फ्रेटर्निटी के दोस्त हैं जी, 80 का सिनेमा बदला, बहुत ही ख़राब था। हम मीडिया में से उसी दौर से गुजर रहे हैं। हमारा समय खत्म जी, हो रहा है। मुझे मैं खाली उम्मीद करूंगा कि ये बदलाव है। ये कहानियां बहुत अच्छी प्रेजेंटेबल हो सकती हैं इसमें। मैं समझता हूं कि समय की सीमा के बावजूद आप चारों लोगों ने बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और सवाल इस बात का है कि क्या मीडिया इन सवालों को स्वयं शिद्दत के साथ महसूस कर रहा है, वो ये क्या फील कर पा रहा है कि समाज में विभिन्न कोणों से उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके कवरेज पर, उसकी सोच पर, उसकी संरचना पर। इसी टिप्पणी के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।